सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, बस क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होता है, और हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे बाय मीन्स ऑफ चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल से कैसे ईएमएफ एक ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में जनरेट होता है, ये हमने पढ़ा था। और इसको हमने डिटेल में क्लास में समझा है। लास्ट लेक्चर जो है उसमें आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देन मैंने करंट का एक्सप्रेशन लाया था और ओवरऑल समरी बताया था। फिर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो थे उसको ही रिवाइज कर रहे थे, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का पावर और एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली इंडक्टर क्या होता है, उसके लिए भी बाकी सारी चीज़ें, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट हेनरी होता है। और ये होता है एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड करंट इंडक्ट अक्रॉस इंडक्टेंस में रिलेशन। और पावर का रिलेशन क्या होता है ये हमने देखा था। उसके दो स्पेशल केस हमने देखा था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या था। डीसी डीसी करंट के केस में, मतलब जहाँ पे करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता है टाइम के साथ, वहाँ पर डीसी के लिए इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट, मतलब एक क्लोज्ड पाथ की तरह बिहेव करता है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर होता है तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को चेंज होने में। लेकिन अगर एब्रप्ट चेंज हो जाए, एब्रप्ट चेंज का मतलब एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, लास्ट लेक्चर आप डिटेल में देखना। इसका पावर का जो फॉर्मूला होता है सेम है, वी एल इंटू आई, और इसका एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर कैपेसिटेंस, ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसके भी सारे एक्सप्रेशंस थे। इसमें भी दो केसेस बना था, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट। तो फर्स्ट था इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसके वजह से करंट जीरो हो जाता है। और करंट जीरो होने का मतलब होता है ओपन सर्किट, मतलब डीसी को कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक कर देता है, पास नहीं होने देता है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखना कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट, डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है लेकिन एसी करंट को पास होने देता है, ये आप देखे थे। और अगर एब्रप्ट चेंज, मतलब वही स्विच ऑन और स्विच ऑफ के वक्त यहाँ पर इनफाइनाइट करंट जाएगा, इनफाइनाइट करंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, एक क्लोज पाथ प्रोवाइड कर। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और आपको मैंने होमवर्क दिया था कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर क्या होता है बता देना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अब सीरीज में आपको पता है, मैं एक बार क्विकली बता दूं। रेजिस्टेंस का केस, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हो जाते थे, ठीक है, लाइक R1, R2, R3 एंड सो ऑन up to Rn, then the equivalent resistance is sum of them. और मैंने यहाँ हिंट्स में क्लियरली लिख दिया था कि इंडक्टर जो है वो रेजिस्टर का कंडीशन फॉलो करता है। तो अगर इंडक्टर भी इसी तरीके से n नंबर ऑफ इंडक्टर हो, L1, L2 एंड सो ऑन अप टू Ln number of inductors are connected, then equivalent inductance is same, just like resistance L1 plus L2 up to N। ये कैसे आता है, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, ऑब्वियसली सारे बच्चों ने किया होगा। रेजिस्टेंस का लेक्चर आप डिटेल में देखो, कैपेसिटर का लेक्चर डिटेल में देखो, इंडक्टर में भी वही कंडीशन है। करंट और वोल्टेज सीरीज में हमारा करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वही कंडीशन से बनाते हैं। तो जैसे हमने सीरीज में बनाया, कैपेसिटर के लिए अगर कैपेसिटर सीरीज में होता है तो इसका उल्टा हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये C1 है, C2 है, C3 है, अप टू अगर ये Cn है, तो C इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं रेसिप्रोकल सम के फॉर्म।
ठीक है। और पैरेलल के केस में एक्सप्रेशन उल्टा कर दो, कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में ऐड हो जाता है और इंडक्टर और रेजिस्टर रेसिप्रोकल एडिशन। ठीक है ना। तो ये होमवर्क था, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट होगा पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। तो कोई भी वेव को पीरियोडिक वेव कब कहते हैं, ये मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पीरियोडिक वेव वो है जो एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है ना। द वेव which repeat itself after a regular interval। एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर कोई वेव अपने आप को रेगुलेट करता है ना, रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो इसे हम पीरियोडिक वेव फॉर्म कहते हैं। जैसे साइन वेव, कॉस वेव, ये सारे ही एक तरह के पीरियोडिक वेव फॉर्म्स हैं। पीरियोडिक वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक पीरियोडिक वेव का फंक्शन अगर ये टाइम का है तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या साइन थीटा को साइन थीटा प्लस 2 पाई कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 पाई इंटरवल के बाद खुद ब खुद को रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए साइन फंक्शन एक तरह का पीरियोडिक वेव फॉर्म है। यू ऑलरेडी नो इट। तो साइन वेव ऐसा होता है ना, और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक फर्स्ट हाफ टाइम होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। देखो, इस टाइम के बाद ये अपने आप को जैसा था यहाँ पे वैसे ही यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहा है। एज ए रिजल्ट साइन एक तरह का पीरियोडिक वेव फॉर्म। इसी तरह कोसाइन भी एक पीरियोडिक वेव फॉर्म ही है। कोसाइन मतलब कॉस। सो कॉस थीटा जो है, इसको हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस भी अपने आप को 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है ना। चलो देख लेते हैं एक बार कॉस फंक्शन कैसा होता है। कॉस देखो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, फिर ये ऐसे मिनिमम पे जाता है, फिर मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, फिर मिनिमम पे जाता है, एंड दिस विल बी कॉन्टिन्यू। सो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये एक टाइम पीरियड होता है 0 to 2। यहाँ पर ये जैसा फेज में है अपने आप को फिर ये इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। सो ये जो है ये फंक्शन था साइन का। अगर हम लोग यहाँ साइन थीटा लिखे, ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, लास्ट क्लास हमने देखा था, ये कॉस थीटा है। तो साइन और कॉस जो है ये हमारे एक तरह के पीरियोडिक वेव फॉर्म है जिनका टाइम पीरियड है कितना, 2 पाई है। ठीक है ना। इन जनरल किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ टी इज इक्वल टू टी प्लस कैपिटल। इज इट क्लियर? आई होप सो। नाउ, किसी भी वेव का पिक वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द कॉल्ड द पिक वैल्यू। ठीक है, पिक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो इट इज द maximum value of wave during one complete cycle। ठीक है, either पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, एक कंप्लीट साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू जिसको रिच करता है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं पिक वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग, याद है आपको मैंने बताया था वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अगर आपको ये E में प्रॉब्लम है ना, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, E क्यों लिख रहे हैं सर, वोल्टेज को V से लिखते हैं।
तो आप लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, v इज इक्वल टू v0 sin ओमेगा टी, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इसका अगर हम लोग वेव फॉर्म बनाएं तो वेव फॉर्म कैसा फॉर्म होगा आपको पता है ऑलरेडी, बहुत बार बना चुके हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर मैं वोल्टेज के बारे में बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो ये हमारा वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। मैंने पहले ही बताया कि मैं डॉटेड लाइन इसलिए देता हूँ कि एटलीस्ट वेव फॉर्म अच्छा से बन पाए मेरा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इश्यू होता है। सो कुछ इस तरीके का एक वेव फॉर्म होगा। ठीक है, इस वेव फॉर्म में जो मैक्सिमम कौन सा वैल्यू रीच कर रहा है आपको दिख रहा होगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इजंट इट, इन पॉजिटिव, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव। इसमें से जो मैक्सिमम होता है उसे हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू। तो जैसे इसका पीक वैल्यू कितना है, v0 है, तो ये पॉजिटिव में v0 होगा, ये नेगेटिव में v0 होगा। ठीक है, सो दिस v0 इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है सफिक्स m लगा के। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज का होगा तो हम लोग बोलेंगे vm, और अगर करंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे im। तो यहाँ पर पीक वैल्यू जो है वो हो रहा है हमारा v0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? बहुत इजी है, बस देखते जाओ और याद हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है अचानक, जिस वक्त पे पूछा जा रहा है उसी वक्त पे। इसको वी आई से डिनोट करते हैं हम लोग। अगर वोल्टेज होगा और करंट होगा तो आई बोल सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस वक्त पर कितना वोल्टेज होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब उस वक्त, उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे कितना वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी टाइम, इंस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये वोल्टेज का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू सपोज दिस टाइम, इट इज टाइम, ओके, ओमेगा टी, और इस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछ के दिया गया एट टाइम t1 जब हो, ओमेगा का वैल्यू तो फिक्स होगा, या फिर इस टाइम पे पूछ दिया गया हो। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर या यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिख रहा है आप, वो वैल्यू यहाँ पर जो भी होगा, सपोज दिस इज नाउ v1 और यहाँ पर ये है -v2, सो हम लोग बोल सकते हैं एट टाइम t1 value is v1 and at time t2 the value is -v2. So these are called instantaneous values which is at given time. ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि ये फेज क्या है भाई, क्या होता है फेज। चलो फेज क्या होता है पहले लिख लेते हैं, फिर मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। तो फेज का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो इट इज़ द एंगुलर मेजरमेंट। व्हाट इज इट? इज़ द एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट ऑफ व्हाट? एंगुलर मेजरमेंट ऑफ wave which specifies the position of wave with respect to its origin। चलो क्या मैंने कहा समझते हैं। मान लो ये दो एक्सिसेस हैं, ठीक है, ये मेरा पहला वेव है। आप हम लोग इसको कुछ भी पकड़ सकते हो, कि वोल्टेज पकड़ सकते हो, करंट पकड़ सकते हो। चलो हम लोग इसको वोल्टेज लेते हैं, ये वोल्टेज v, लेट मी यूज सम अदर कलर,
वोल्टेज v एंड दिस इज ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी इज नथिंग बट ओके। सो ये पहला वेव है मेरा। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा रेफरेंस है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ वेव नंबर ए। और आप लोग कलर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जिस कलर का वेव है उस कलर से मार्किंग कर देता हूँ तो आसान होगी। तो ये मेरा ए वेव है। दूसरा वेव आप देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये मेरा वेव बी है। एंड एक सी वेव स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं और से ही स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा वेव नंबर सी है। इन तीनों वेव में प्रॉब्लम क्या है? तीनों तो साइन वेव है, इन्फिनिटली लॉन्ग चले जाएगा, चलते जाएगा चलते जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ए वेव जो है वो स्टार्ट होती है ओरिजिन से, बी वेव जो है वो स्टार्ट होता है एंगल 90 डिग्री से, और सी वेव जो है वो स्टार्ट होता है एंगल -90 डिग्री से, है ना? अब आपसे अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनो, आपसे अगर मैं पूछूं कि मेरा ए वेव जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये रेफरेंस अगर है, तो इसमें कितना फेज है? तो हम लोग बोलेंगे इसका फेज है जीरो। इसका फेज कितना है? जीरो है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जीरो जहां से हमने टाइमिंग स्टार्ट किया। बी जो है ये लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? लैग करने का मतलब क्या होता है और लीड करने का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। लीड करने का मतलब होता है कि जो पहले से ही शुरू हो गया था, जो टाइम स्टार्ट होने के पहले से ही शुरू हो गया था। और लैग मतलब पीछे हो जाना, पीछे मतलब जो टाइम स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट हुआ था। तो टाइम स्टार्ट हुआ मेरा जीरो से, है ना? हम लोग आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे, तो बी बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये लैग है। देखने में आगे दिख रहा है बी, बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनो। बी जो है वो बाद में स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये सामने की तरफ है। और सी पहले ही स्टार्ट हो गया था, इसीलिए ये पीछे की तरफ है, कि ये पहले से ही स्टार्ट था, नेगेटिव में चालू हो गया था। तो बी जो है वो लैग हो गया, पीछे हो गया। कितना डिग्री पीछे हो गया? 90 डिग्री पीछे हो गया। और सी जो है मेरा ये लीड, ये तो ए से भी पहले से स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये लीड कर रहा है। कितना डिग्री पहले से स्टार्ट हुआ है? 90 डिग्री से लीड कर रहा है। सो फेज का मतलब क्या है? एंगुलर मेजरमेंट। किस चीज का? वेव का। जो क्या दिखाता है? इसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये कब स्टार्ट हुआ ये बताता है। तो क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ए बी और सी वेव जो है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे मैथमेटिकली लिखूंगा इसको? तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पहले तो वेव ए के बारे में बोले तो मैं बोलूँगा वोल्टेज ए इज इक्वल टू इट्स पिक वैल्यू, सबका पिक वैल्यू सेम है, मैंने वी एम पकड़ लिया, और ये होगा साइन ओमेगा टी। इन जनरली जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बी जो हो रहा है वो बाद में स्टार्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? बाद में स्टार्ट हो रहा है, मतलब -π/2। आप यहां बोलोगे माइनस कहाँ आया? माइनस का मतलब हो रहा है लैग, माइनस का मतलब होता है लैग, पीछे हो गया, बाद में स्टार्ट हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन डिनोट लैगिंग बाई 90 डिग्री। ठीक है? और जो सी है ना हमारा वेव, वो पहले से ही स्टार्ट हो गया था, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ओमेगा टी +90, और ये प्लस साइन आ रहा है फॉर लीडिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? फेज समझ में आया आपको? फेज का मतलब समझ में आया आपको? दो वेव अगर दे दे और आपको पूछे किसका फेज एक दूसरे से आगे है या पीछे है, तो आप समझ पाओगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो 90 डिग्री मैंने बता दिया, अगर मान लो 90 ना हो, इन जनरली ऐसा हो। लेट मी शो यू। First wave I show by a red color. This is like this. Okay.
and second wave starts from somewhere here. Okay, ऐसा कुछ हो रहा है. सो ये वेव देखो 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री तो नहीं हो रहा है. इन दोनों के बीच में सपोज करो ये जो एंगल का डिफरेंस है ये एंगल है फाई. ठीक है, ये मेरा बी नंबर है और ये मेरा ए वेव है. तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करेंगे, वी ए इज इक्वल टू, सपोज द पिक वैल्यू फॉर द बोथ ऑफ देम आर वी एम, सो वी एम एंड दिस इज साइन ओमेगा टी, बिकॉज जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बी जो है वो लैग कर रहा है. ठीक है, कितना डिग्री लैग कर रहा है? लैग कर रहा है बाई डिग्री फाई. फाई एंगल से लैग कर रहा है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस फाई. तो हम बोलेंगे इसका फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? इज इक्वल टू फाई. ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है? फाई है. दोनों एंगल, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई है. इन जनरली क्या होता है ना, ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ ए वेव, और ये टोटल जो है ये होगा फेज ऑफ बी वेव. तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? पाई आएगा ना. आई होप समझ में आया होगा. बस इतना याद रखना, दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए. पहली बात, ये लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब नेगेटिव, लैगिंग का मतलब लैगिंग का मतलब नेगेटिव, लीडिंग का मतलब पॉजिटिव होता है. ये आप याद रखना, तो हमारा फेज हो जाएगा. इसके बाद आ जाओ एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू किसी एक सिनुसॉइडल फंक्शन का, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू समझने से पहले मैं एक बार फिर से ये ड्रॉ कर दूं, साइन वेव, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट कैसा दिखता है. पार्डन फॉर माय ड्राइंग. ओके, ऐसा कुछ दिखता है. नाउ इन वन कंप्लीट साइकिल, एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने में, यहां से यहां तक, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू पूछूं, एवरेज का मतलब आपको पता है, ठीक है ना. तो अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे ना तो देखोगे आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये देखो, ये पॉजिटिव में जितना एरिया कवर करता है, ठीक है ना, नेगेटिव में भी उतना ही एरिया कवर करता है. मेरा ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा बेका हो सकता है, बट जनरली आप साइन वेव, चलो यहाँ अगर मैं दिखाऊं, यहाँ, हाँ, ये परफेक्ट साइन वेव है. तो देखो पॉजिटिव एरिया जितना है उतना ही नेगेटिव एरियाज भी. सो पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया अगर करोगे तो टोटल ज़ीरो आ जाएगा. तो हम लोग क्या कहते हैं कि इन वन कंप्लीट साइकिल, ये कुछ पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं यहाँ लिखी हुई है, मैं बस यहाँ पे नोट में लिख दूँ पहले. एवरेज वैल्यू जो है ना वन कंप्लीट साइकिल में नहीं निकालते. इन वन कंप्लीट साइकिल, that is time period, average value is zero. किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू ज़ीरो होता है. तो कैसे निकालोगे? हर बार ज़ीरो लिखोगे, बोलोगे करंट का एवरेज वैल्यू कितना है? ज़ीरो है, इसका मतलब ये ज़ीरो करंट देता है? ऐसा नहीं होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ साइकिल में लेते हैं. क्या करते हैं? हाफ साइकिल में लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक. ये एक हाफ साइकिल होगा, ये दूसरा हाफ साइकिल होगा, T/2 T/2. तो हाफ साइकिल में कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट कितना मीन वैल्यू कवर करता है उसी को उसका एवरेज वैल्यू कहा जाता है. ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल. ठीक है, इज द स्टीडी करंट, मतलब कितना ऑन एन एवरेज करंट इसको मिलता है. स्टीडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट के अप्रोक्सीमेट
ठीक है, टोटल को सम करोगे, जो एवरेज टोटल वैल्यू आएगा उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे, विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इट सेंड बाय द गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। क्या मतलब समझ में आया? चलो, अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बताता हूँ। ठीक है, ये चलो ये ग्राफ थोड़ा और आगे ले गए हम लोग, एंड ये इसका हाफ टाइम ले लिया। ठीक है, ये भी है। तो सपोज करो अगर मैं वोल्टेज या करंट को इतना लेता, वी एवरेज, अगर इतना मेरा करंट मैं स्टीडीली कांस्टेंट सप्लाई करता, तो जितना चार्ज, इतना मैं वोल्टेज दे रहा हूं तो जितना चार्ज सप्लाई होता है इस टाइम में, स्टीडी करंट, स्टीडी करंट या स्टीडी वोल्टेज में, ये देखो डी डायरेक्ट करंट है ना, इस करंट में जितना वोल्टेज या जितना करंट में रखता तो जितना चार्ज सप्लाई होता, अगर इस टोटल वोल्टेज या करंट में उतना ही चार्ज सप्लाई हो रहा है इतना हाफ में, सो दैट अमाउंट वैल्यू इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालेंगे हम लोग, सपोज एक्स एवरेज इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है, 0 टू टी एक्स टी इंटू डी टी, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना? अब हम लोग का ये ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो जाता है, ये हम लोग कंप्लीट हाफ टाइम के लिए निकालते हैं, तो T/2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, ये 1 कंप्लीट साइकिल के लिए होता है। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला और कंप्लीट साइकिल। लेकिन हमारा तो कंप्लीट साइकिल में नहीं होगा, हमारा कितना में होगा? हाफ साइकिल में होगा। तो अगर मैं वोल्टेज का निकालूंगा तो वोल्टेज एवरेज इज इक्वल टू 1/T/2। कितना लेंगे हम लोग? हाफ टाइम के लिए लेंगे, इतना के लिए निकालते हैं। और ये 0 टू टी की जगह हो जाएगा T/2, एक्स टी की जगह हमारा हो जाएगा V। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या था इसका वैल्यू? V0 साइन, ठीक है, V0 साइन। तो ये हो जाता है मेरा एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि टी हाफ का वैल्यू कितना हो, टोटल मैंने क्या बताया आपको, टोटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो T/2 का मतलब कितना होगा? T/2 का मतलब होगा π/2। तो आप T/2 की जगह कितना, सॉरी पाई होगा, मिस्टेक, T/2 इज पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? पाई होता है। तो आप इस फॉर्मूला को रीराइट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1/π 0 टू पाई V0 साइन ओमेगा टी। अब इंटीग्रेशन आपको करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना होगा। लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड, जस्ट डेरिवेशन आप लोग को दिखा पाऊंगा। आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर लेना है ना? सो जो V0 हमने लिखा था यहाँ पर देखो, ये याद रखना है, इसको V0 का मतलब क्या होता है? पिक वैल्यू, है ना? V0 इज द पिक वैल्यू, और Vm भी हम इसे लिख सकते थे। तो हमारा यहाँ क्या है एक्सप्रेशन में, फिर से लिख देता हूँ, V एवरेज इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 टू पाई V0 साइन ओमेगा टी। V0 एक कांस्टेंट है। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले देखा था V0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना? और इसी को हम लोग क्या कहते थे? पिक वैल्यू। इसको बहुत बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है Vm बोल के। तो मैं कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे Vm लिखा हो तुम्हारे बुक में, आप चाहो तो इसे Vm बोल के भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। और साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको पता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। और इंटीग्रेशन जब भी हम लोग कर रहे हैं तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके?
मैंने यहाँ पर एक नहीं लिखा है, डी टी है, तो यहाँ पर ओमेगा टी अगर पूरा फंक्शन है तो ये डी ओमेगा टी होगा, डी थीटा है ना, यहाँ पर डी ओमेगा टी होगा, मिसिंग है। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो वो लोग ओमेगा को नीचे उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना। बच्चों देखो ध्यान रखोगे, बेसिक बेसिक चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी एग्जाम में हमें, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठता है इंटीग्रेशन में, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है इंटीग्रेशन का लेक्चर देख सकते हो मेरा। पहले हम लोग क्या बैठाते हैं, ओमेगा टी की जगह अपर लिमिट बैठ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा टी की जगह ज़ीरो बैठ जाएगा। तो आपको पता है कॉस ज़ीरो का वैल्यू एंड कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, और कॉस ज़ीरो का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v0/m। यही एक्सप्रेशन याद रखना आप, एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू पिक वैल्यू डिवाइडेड 2 इंटू पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई। सेम एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर करेंट ऑल्सो। सो दिस इज द पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बहुत टाइम इसको ऐसे भी लिखा रहता है 0.637 इंटू वी एम, 2/पाई का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। याद रखोगे, बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलना नहीं है, ओके। अगर करंट पूछे आपसे क्या बोलोगे, सेम चीज़ लिखोगे करंट के लिए, कोई झोल नहीं, एकदम सिंपल। क्या करना है, एकदम सिंपल रखना है हमें चीज़ों को, एकदम सिंपल रखना है। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे जैसे वी एवरेज हुआ तो आई एवरेज का वैल्यू क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई पाई। जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन जैसा था करंट का एक्सप्रेशन सेम लिखो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आसान है या नहीं? कंफ्यूज नहीं होना है, डिफ़िकल्ट तो सोचना ही नहीं है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पिक वैल्यू, पीरियोडिक वेव, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फेज, देन एवरेज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ना हमारा आ जाता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है, हमने अभी अभी देखा कि एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल जब वेव फॉलो करता है तो उसका एवरेज वैल्यू तो ज़ीरो हो जाता है। तो आप कैसे बताओगे कि इसका पावर कितना है, ठीक है। आरएमएस का फुल फॉर्म आप लोग को ऑलरेडी पता है, बहुत बार देख चुके हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको बहुत टाइम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू ऑफ द एसी करंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? सो इन शॉर्ट याद रखना, आपको एक हिंट मैं दे देता हूँ, हिंट हमेशा दिमाग में क्या रखोगे, ट्रिक यही है, हीटिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी, ये दिमाग के अंदर भर लो अपना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को मापने का एक तरीका बताया गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कितना हीटिंग कैपेसिटी है, गर्म करने की क्षमता होती है रेजिस्टेंस को, उससे हम लोग मापते हैं उसका पावर, उसको हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू या ट्रू वैल्यू। यही मेजरमेंट के काम में आता है। आपके घर में जो 220 वोल्ट सप्लाई आता है वो क्या है, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये पिक वैल्यू है, 220 वोल्ट आता है ना, 220 230 वोल्ट 50 हर्ज एसी आपके घर पे हर सप्लाई में लिखा रहता है, वो क्या है, पिक वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? तो ये आरएमएस वैल्यू ही लिखा रहता है हर जगह, ये याद रखना। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब, ठीक है, विदाउट टाइम चेंज अगर मैं करंट को भेजूं विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट, जो सेम हीट उतना ही प्रोड्यूस करे जितना डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, इन अ गिवन रेजिस्टेंस in a given time is produced by given alternating current in the same resistance in the same time। क्या मतलब समझ में आया कि मान लो ये मेरा एक रेजिस्टेंस R था और इसमें मैंने एक डायरेक्ट करंट भेजा और इसने हीट प्रोड्यूस किया,
ठीक है, ये हीट का वैल्यू था सपोज x। अब क्या हुआ, मैंने इसी रेजिस्टेंस में, और मैंने यहाँ टाइम जो था t टाइम के लिए भेजा था, सेम रेजिस्टेंस में नाउ इस बार मैंने AC करंट भेजा और ये भी हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम हीट प्रोड्यूस किया, ये भी x प्रोड्यूस किया, ये भी x प्रोड्यूस किया, तो ये जो DC करंट का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू हम इस AC करंट को देंगे, और हम लोग कहेंगे कि ये जो DC करंट जितना था ना उतना ही मेरा इस AC करंट का RMS वैल्यू। क्या मतलब समझ में आया, पिक्चर समझ में आया या नहीं आया? अगर एक DC करंट मान लो कितना, मान लो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मान लो, सपोज करो कि 2 एम्पियर DC करंट 5 मिनट में अगर हीट जनरेट करता है x कैलोरी, ठीक है, और मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने भेजा 5 मिनट के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता उसका वैल्यू कितना है, मैंने भेजा 5 मिनट के लिए और मैंने देखा कि अरे वाह ये भी तो x कैलोरी ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना इसका RMS वैल्यू जो है वो उस DC करंट के बराबर है, मतलब इसका RMS वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर है। इसी को हम RMS वैल्यू कहते हैं। ये इसका हीटिंग कैपेसिटी होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर हिंट्स में बता दिया, आप याद रखोगे। RMS वैल्यू मतलब हीटिंग कैपेसिटी। अब ये तो हो गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक्चुअली में इसको कहते क्या, लेकिन हम लोग इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना ये जनरल फॉर्मूला में लिख देता हूँ, जैसे मैंने एवरेज के लिए लिखा था। रूट मीन स्क्वायर का हमेशा मतलब होता है पहले स्क्वायर करना है, सॉरी यस, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है, फिर हमें उसका रूट कर लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये होता था मीन निकालने का फॉर्मूला, याद आ रहा है आपको, अभी थोड़ी देर पहले लिखा मैंने, इंटू 1/t 0 to t इंटू XT अगर मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका, ये सुनो, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला निकालने का, किसका, एवरेज निकालने का। तो मुझे मीन नहीं निकालना है, मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है पहले इसको, तो मुझे क्या करना है, पहले इसको स्क्वायर कर लेना है, फिर मैंने इसका क्या कर लिया, ये मीन निकाल लिया और उसके ऊपर रूट डाल दिया, पहले स्क्वायर किया फिर मीन निकाला फिर रूट डाल दिया। ठीक है, चलो हम लोग अपना बेसिक AC के लिए करते हैं। AC करंट या फिर वोल्टेज अगर है मेरे पास, चलो वोल्टेज के लिए निकालते हैं। सो V इज इक्वल टू V0 या VM साइन ओमेगा t है। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ये में हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा √/1 बाई टाइम पीरियड कितना होता है साइन का, 2 पाई होता है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, V0 साइन ओमेगा t होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी। देखो ये t था इसलिए यहाँ dt होता है, ओमेगा t का अगर फंक्शन है तो यहाँ ओमेगा t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी। Now this is whole integration process. You know very well. This is your homework. Please go ahead and find out its value come as V0 divided by √2 or not. और √2 को डिवाइड करोगे तो 0.707 होता है, याद रखना। ये एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना। ये मैंने आपको आपका होमवर्क दिया कि ये एक्सप्रेशन आता है या नहीं। ये प्योर इंटीग्रेशन है, कुछ इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन अगर आप मैथमेटिक्स में जानते हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, साइन का स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लेके आओगे, सॉल्व करोगे। दिस इज जस्ट अ बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, नो इशू। ओके, तो ये आप करना, मैं नहीं करने वाला। ये इंटीग्रेशन आप करोगे, एग्ज़ाम में पूछता है। हिंट्स के तौर पे मैं बता दूं, इंटीग्रेशन में इसका जस्ट आपको निकालना है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला में डाल दोगे। अगर चलो कर देते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम होता है इंटीग्रेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं।
ठीक है, क्या था हमारा यहाँ पे, वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर हो जाएगा एंड साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन स्क्वायर करेंगे तो वी ज़ीरो क्या होगा हमारा, बाहर आ जाएगा, है ना, वी ज़ीरो स्क्वायर बाई टू पाई बाहर आ जाएगा, और ये ज़ीरो टू टू पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी ओमेगा टी। अब देखो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हम लोग को वैसे पता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो टू साइन ओमेगा स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई फोर पाई एंड दिस इज ज़ीरो टू टू पाई, this will become 1 minus cos 2 omega t into t omega t। सो यहाँ पर ये हो जाएगा वी ज़ीरो स्क्वायर बाई फोर पाई, और ये दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा डी ओमेगा टी और एक हो जाएगा ज़ीरो टू टू पाई कॉस टू ओमेगा टी टी ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो ये जो है ना कॉस और साइन का एक फुल टाइम पीरियड में अगर इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है एवरेज निकालना, तो एक फुल टाइम पीरियड में आप इसका इंटीग्रेट करके देख सकते हो, वैल्यू पुट करके ये ज़ीरो हो जाएगा। साइन या कॉस एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू कितना आता है, ज़ीरो आता है। अभी अभी तो बताया मैंने, पॉजिटिव में जितना था नेगेटिव में भी इतना ही आएगा। साइन हो या कॉस हो, उसका ओवरऑल जो है मेरा एक टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है एवरेज वैल्यू। तो इंटीग्रेशन निकाल के भी देख सकते हो और यहाँ डायरेक्टली लिख के बिठा सकते हो, इट इज़ ज़ीरो। बच रहा है ये ओमेगा टी, सो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बच जाएगा डी ओमेगा टी के लिए, और ये वी स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा v, और ये फोर के लिए टू बाहर जाएगा, रूट के अंदर बचा है वन बाई पाई। ओके, और हम लोग यहाँ पे चलो इसको रहने ही दे सकते थे अंदर, या ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी बचेगा, अपर लिमिट है टू पाई ओमेगा टी का और लोअर लिमिट है ज़ीरो, तो अपर लिमिट हम टू पाई बिठा देंगे, ये हो जाएगा वी ज़ीरो बाई टू, यहाँ बचेगा वन बाई पाई, और ये हो जाएगा टू पाई माइनस ज़ीरो, तो टू पाई पाई कट जाएगा, रूट टू उधर आ जाएगा, सो दिस विल बी वी ज़ीरो बाई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो मैं बता रहा था, यही है सिंपल सा एक इंटीग्रेशन। अपने हाथ से करना, खुद से एक बार सॉल्व करके अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ओके, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हम लोग का फॉर्म फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे एसी इन केस ऑफ रेजिस्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, देन एसी इन आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग फॉर्म फैक्टर तक पढ़ के ख़त्म करते हैं। ओके, इस लेक्चर में फॉर्म फैक्टर एक को शॉर्ट में ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एफ, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है लिख लो। जैसे मान लो टू दो ऑल्टरनेटिंग वेव है, ठीक है, सो अगर टू ऑल्टरनेटिंग वेव, alternating wave of same peak value and same frequency may look different, may look different, okay, may look different in configuration. So form factor represent this change this change
इन कॉन्फ़िगरेशन। मान लो दो वेव है जिनके पिक वैल्यू भी सेम है, ठीक है, जिनके फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लो एक साइन वेव है, ये ठीक है, ये एक्स मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। और दूसरा एक वेव है मेरे पास, वो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर वेव है, और थोड़ा सा ऊपर मुझे बनाना चाहिए था, पिक वैल्यू सेम होना चाहिए। यस, देखो दोनों का पिक वैल्यू सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम होगा ना तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। सो पिक वैल्यू सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन दोनों वेव अलग है ना। ये एक वेव ए है, ये वेव बी है, दोनों ही वेव अलग अलग हैं। तो कैसे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग वेव हैं? तो इसको फॉर्म फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। अगर मैं वोल्टेज के लिए बोलूँगा तो ऐसे ही लिखूँगा, करंट के लिए बोलूँगा तो भी ऐसे ही लिखूँगा, है ना, आई आर एम एस बाई आई एवरेज। सो फॉर एग्जाम्पल मैं वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी आपको आर एम एस और एवरेज दोनों का वैल्यू आपने देखा था। आर एम एस का वैल्यू आपने देखा V0/√2, और एवरेज का वैल्यू आपने देखा, कितना देखा था? चलो आ जाओ, यहाँ देखा ना हमने, कितना होता है? 2 पाई, 2V0/पाई होता है, 2V0/पाई। हम लोग लिख सकते हैं 2V0/पाई। सो इसमें V0 कट जाएगा, सारा वैल्यू बिठा के अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आएगा वो होगा 1.11। सो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए for alternating current and alternating voltage, the value of form factor is fixed, which is 1.11. Is it clear? So lecture आज यहीं तक रहने दे रहे हैं. If you have any doubt, feel free to ask me, text me. Okay? Thank you.